प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ईथर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन और उनके बनाने की विधियों के बारे में बताया था। आज हम ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ईथर क्या है? ईथर एक गैसीय और अत्यंत वाष्पशील द्रव है। जैसे ही हम इसको खोल कर रखेंगे तो इसके वाष्प बन के उड़ जाता है। यदि हाथ पर गिर जाए तो ये ठंडक महसूस होती है, क्योंकि इसका वाष्पशील बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक वाष्पशील होता है तथा इसकी वाष्प वो ज्वलनशील होती है। तो इसका उपयोग भी बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। जो ईथरीय बॉन्ड है, यानी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच जो बंध कोण है वो 180 का नहीं होकर इसमें कुछ डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। यानी इनके बीच जो बंध कोण होता है वो 110 का होता है। इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है वो 1.18 डी का पाया जाता है। ईथर की जो ध्रुवता है उसका इसके क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ईथर के जो समान अणुभार वाले एल्केन, मिलते जुलते एल्केन होते हैं, उनका क्वथनांक लगभग बराबर होता है, लेकिन जो समावयवी एल्कोहल्स होते हैं उनसे बहुत कम होता है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण से उसमें संगुणन या मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाती है। लेकिन ईथर में इस तरीके की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। इसके कारण से ईथर और अल्कोहल जो उनके सिमिलर कार्बन वाले, लगभग सिमिलर कार्बन वाले यौगिक हैं, उनमें काफ़ी अंतर होता है क्वथनांक में। जैसे यहाँ पर हमने आपको 2-3 कंपाउंड्स का लिया है, जिसमें आपको बताया है, समझाने की कोशिश की है कि जैसे नॉर्मल हेप्टेन है, नॉर्मल हेप्टेन का जो अणुसूत्र है वो CH3 CH2 का होल 5 CH3 यानी C7H16 है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका अणुभार है 100 और इसका क्वथनांक है 98 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि ईथर जो मेथिल एन पेंटिल ईथर है यानी CH3 ये वाला CH3 और C6 यानी CH2 के 4 और एक CH3 यानी C5H11 के अणु हैं, वो उसका अणुभार 102 है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि जो सिमिलर कंपाउंड जो एल्कोहल है यानी सिमिलर अणुभार वाला जो एल्कोहल है, दैट इज एन हेक्सिल एल्कोहल, अर्थात जो एन हेक्सिल एल्कोहल है उसका जो अणुभार है वो 102 ही होता है, लेकिन उसका क्वथनांक 157 होता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण जो एल्कोहल है उसमें संगुणन हो जाता है और इसमें संगुणन नहीं हो पाता ईथर के अंदर। ईथर में चूंकि संगुणन का अभाव होता है, इसी कारण इसका जो घनत्व है वो भी काफी कम होता है। अतः ये वाष्पशील होने के कारण, यही कारण इसका वाष्पशीलता का है। और जब हम ईथर को, जैसे मैंने अभी बताया कि स्किन के ऊपर डालते हैं तो ये शीतलता का अनुभव कराते हैं। इनकी जो वाष्प है उसको एनेस्थेटिक या निश्चेतक यानी बेहोशी करने के काम में प्रयोग ली जाती है,
और तथा इसका सर्जरी में जब हम सर्जरी करते हैं तो इसका बहुत ही उपयोग में आती है जो है ये ईथर लोकल एनेस्थेटिक यानी लोकल एनेस्थेटिक के रूप में जो है इसका काम होता है। ईथर जल में बहुत कम विलेयशील होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें अल्कोहल डाल दें तो इनकी विलेयता बढ़ जाती है। अब हम लेंगे जो है रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि अभी आपको बताया कि ईथर जो है वाष्पशील यौगिक है और तथा ईथर जो है बहुत स्थायी और कम क्रियाशील वाले यौगिक होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह नहीं पाते हैं, तो ये जो है अल्कोहल्स वगैरह में जो जल वगैरह में वो कम विलेयशील होते हैं। ईथर का जो ऑक्सीजन परमाणु है वो उदासीन परमाणु भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्षार, ऑक्सीकारक तथा अपचायक आदि पदार्थों के प्रति कोई अभिक्रिया नहीं करता है या स्थायी होता है, लेकिन उच्च ताप व सांद्र अवस्था में ये अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तथा ईथरीय बंध है वो टूट जाता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रबल अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये ईथर प्रबल अकार्बनिक अम्ल जैसे HCl है, HBr है या H2SO4 है, इसमें घुलकर ऑक्सोनियम लवण बना लेते हैं। ये इस प्रकार के ब्रोंस्टेड लॉरी क्षार की भांति व्यवहार करते हैं जो है। फॉर एग्जाम्पल C2H5O C2H5 H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके या उसके साथ एडिशन प्रोडक्ट C2H5O यानी इसको H2SO4 को H प्लस HSO4 लिख सकते हैं, तो इसका H है वो जो है इसके लोन पेयर के साथ जुड़ जाता है जो है, और यहाँ पे जो है ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो है और एक बेस की तरह कार्य करता है जो है। इसको हम ब्रोंस्टेड लॉरी क्षार के नाम से जानते हैं जो है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है 2 नंबर के प्रश्न में आ जाता है कि ब्रोंस्टेड लॉरी क्षार क्या है। ये ब्रोंस्टेड लॉरी क्षार जो है वो ईथर के साथ जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको जो है ब्रोंस्टेड लॉरी क्षार कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है कि ये जो लुईस अम्ल होते हैं जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या RMgX, इनके साथ भी जो है उप सहसंयोजक संकुल या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है बना लेते हैं, जिनको हम ईथरेट्स कहते हैं। ये ईथरेट एल्किल फ्लोराइड के साथ क्रिया करके तृतीयक ऑक्सोनियम यानी टर्शरी ऑक्सोनियम साल्ट बनाते हैं, जो कि प्रबल एल्कली कारक या एल्काइलेटिंग रिएजेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है जो है। सबसे पहले जो है ईथर की अभिक्रिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड, कोई सा भी एक ले सकते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट, बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट बना लेता है जो है। इसमें क्योंकि लोन पेयर्स रहता है और ये जो है लोन पेयर को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, BF3 लुईस अम्ल की तरह काम करता है जो है, और ये जो है लुईस क्षार की तरह। तो इसके संग जो है ये अभिक्रिया करके बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट बना लेता है। अब इथाइल फ्लोराइड, इथाइल या फ्लोरोइथेन, इसके साथ अभिक्रिया करके ये जो है तृतीयक ऑक्सोनियम साल्ट ये बना लेता है जो है। तो ये जो BF है, BF3, ये फ्लोराइड इसके साथ जुड़ जाता है, और जो C2H5 है वो जो है यहाँ पर आके जुड़ जाता है और ये जो है इधर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको तृतीयक ऑक्सोनियम लवण हम कहते हैं जो है। तीसरी अभिक्रिया है जब इन्हें उच्च दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
गर्म करते हैं तो ये जल अपघटित होकर अल्कोहल बना लेते हैं। रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जब तनु H2SO4 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होते हैं, और जब सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब डाइथाइल ईथर की अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो ये इथेनॉल प्राप्त होता है जो है। लेकिन जब इसकी अभिक्रिया यानी ईथर की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो पहले स्टेप में तो जो है क्या बनता है, जो है एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। जब इसको गर्म करते हैं तो जो है इथीन प्राप्त होता है C2H4, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एक एल्कीन होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें जो है। नेक्स्ट है जो है E3A बंध का विदलन यानी क्लीवेज ऑफ E3L बॉन्ड। क्या होता है कि जब हेलोजन अम्लों के साथ ईथर की अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं, और जिससे जो E3A बॉन्ड है यानी कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है टूट जाता है और यहाँ पे जो है C2H5I जुड़ गया और C2H5OH, यानी ठंडे में गर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड्स बनता है जो है। और यदि अभिक्रिया गर्म करें तो ये दोनों मोल जो है कंज्यूम हो जाते हैं और इथाइल आयोडाइड और जल बनता है, यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, जल। और यदि ठंडे के साथ कराएंगे तो जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है जो है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अल्कोहल है तो ये जो ईथर है ये हम क्या कहलाते हैं, एल्कोक्सी कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो एल्कोक्सी कंपाउंड है वो विघटित होकर जो है एल्काइल हाइड्राइड बना रहा है जो है। तो हम ये इस विधि के द्वारा ये प्राप्त कर सकते हैं कि किसी यौगिक के अंदर कितने मिथॉक्सी या इथॉक्सिक समूह हैं, क्योंकि जो मिथॉक्सी समूह है उससे जो है मिथाइल आयोडाइड बनेगा, जो इथॉक्सी समूह है उससे इथाइल आयोडाइड बनेगा। तो परिमापन की यानी कैलकुलेशन की या टाइट्रेशन की इस विधि को जो है हम जीसल मेथड कहते हैं जो है। तो इस अभिक्रिया ये रासायनिक दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें जो है हम एल्कोक्सी समूह की जो है परिमापन या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसका टाइट्रेशन कर सकते हैं जो है। नेक्स्ट रिएक्शन है कि ये जो है ईथर की अभिक्रिया जब हेलोजन के साथ कराई जाती है तो इसके जो ऑक्सीजन के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है जो है, यानी हेलोजन से अभिक्रिया करके एल्किल प्रतिस्थापन यौगिक बनते हैं और ऑक्सीजन के निकटतम स्थित हाइड्रोजन परमाणु शीघ्रता से हेलोजन प्रतिस्थापित कर देता है। अर्थात क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है, कार्बन के ऊपर उपस्थित हाइड्रोजन है, वो पहले रिप्लेस होता है जो है। तो यहाँ पर जो है ये देखें कि यदि हम डार्क में यानी अंधेरे में अभिक्रिया कराएं तो -HCl लिख लिया जाएगा और ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन का जो है एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर वहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा जो है। और इसी प्रकार से जो दूसरा कार्बन है ऑक्सीजन के बगल वाला, उस पर भी यानी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, उसका भी ये जो है क्लोरीन जो है उस पर जुड़ जाएगा। लेकिन यही अभिक्रिया यदि सूर्य के प्रकाश में कराई जाए, एक तो डार्क में और एक यदि सूर्य के प्रकाश में कराई जाए, तो सभी हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो जाते हैं और पर क्लोरो ईथर जो है प्राप्त होते हैं। यानी इसकी जो अभिक्रिया जब हम कराते हैं सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ डाइथाइल ईथर की, तो ये जो पांचों हाइड्रोजन हैं, ये पांचों के पांचों हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl
H5 की जगह Cl5 आ जाएगा जो है। ये किसकी अभिक्रिया में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है हम अभिक्रिया कराते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या है, पर क्लोरो ईथर। तो इस प्रकार से आज हमने जो है आज के वीडियो लेक्चर में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी। बाकी की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे जो है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।